नमस्ते मेरे बच्चों। तो हम बल तथा दाब के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम हमारे क्लास में उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपथ्रस्ट कहा जाता है। उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट। अब किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है, इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक ईंट लेंगे। ये आप देखो, यहां पर एक ईंट इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बेटा, इस ईंट को अगर आप उठाने का प्रयास करेंगे, हवा में इसको उठा लीजिए। ठीक है, तो आपको जो भार फील होगा, ये जो आपको भार लगेगा, वो जरा आप अपने दिमाग में रखिए। अब क्या करेंगे? आप इसी ईंट को एक बड़े से बर्तन में डाल दीजिए। ठीक है, इस ईंट को क्या कीजिए? उस बर्तन में डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए? इसमें पानी भर दीजिए। इस तरह से हमने पानी इसमें डाल दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अपना हाथ आप इसके अंदर डालिए और हाथ को डालते हुए आप उस ईंट को उठाने का प्रयास कीजिए। पहले हमने क्या किया? ईंट को लेकर उसे हवा में उठाने का प्रयास किया। फिर हमें उसने उसमें उसने फिर हमने क्या किया? उसे पानी से भरे बर्तन में डाल दिया और हाथ पर उसको रखकर हमने डुबो दिया। इस तरह से डुबो दिया। ठीक है, तो आपने ईंट के भार में क्या परिवर्तन महसूस किया? आपने ईंट के भार में क्या परिवर्तन महसूस किया? आप क्या महसूस करोगे? ये महसूस करेंगे कि ईंट पानी में हल्की मालूम पड़ती है। ईंट जो है, जो हम हवा में जब ऐसे ही उठा लेते हैं तो वो काफी भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें पानी के अंदर उसको डुबोकर हाथ को जो है इस तरह से उस ईंट को उठाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? आपको जो है वो ईंट हल्की मालूम पड़ेगी, क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? ईंट को पानी में डुबाने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है, और इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बल को हम उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट कहते हैं। यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, इसी कारण ईंट आपको हल्की लगती है। तो किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी द्रव किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाने पर डुबाने पर किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाने पर उसके उसके भार में कमी महसूस होती है या कमी प्रतीत होती है। ठीक है बेटा, आपने क्या कभी कुएं में पानी खींचते समय पानी से भरे बाल्टी को पानी के अंदर तथा पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में कभी अंतर कोई महसूस किया है आपने? पानी से भरे मग
या लोटे के अंदर तथा बाहर उठाकर देखो जरा। क्या इन दोनों स्थितियों में आपको बराबर बल लगाना पड़ता है? क्या इस अवलोकन को उत्प्लावन बल की संकल्पना से आप समझ सकते हो? उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है? अब हम अगला एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और ये जो सिद्धांत है सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसका ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस सिद्धांत को? इस सिद्धांत को आर्किमिडीज सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत ये है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप में डुबाया जाता है या डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी महसूस होती है या प्रतीत होती है। भार में वो कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और इसी को आर्किमिडीज सिद्धांत हम कहते हैं। अब समान भार की वस्तु की आकृति बदलने पर उत्प्लावन बल के मान पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? समान भार की वस्तु की आकृति बदलने पर, यानी कि उस वस्तु, उन दोनों वस्तुओं की या तीनों वस्तुओं की जो है भार समान है लेकिन आकृति बदली हुई है, उस पर उत्प्लावन बल का कोई प्रभाव पड़ता है? इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक क्रियाकलाप हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातु की एक कटोरी ले लेंगे। धातु की एक कटोरी हमने ले लिया। कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का एक टुकड़ा हम ले लेंगे। यानी कि जैसे कि अगर ये 1 kg है इस कटोरी का भार, तो ये जो है हमने एक धातु का जो जो टुकड़ा लिया वो भी 1 kg का ही लेंगे। अब क्या करेंगे, कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में बारी बारी में डालिएगा। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले लिया। ठीक है, पानी से भरा हुआ एक बर्तन हमने ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कटोरी को डालेंगे, फिर उसके बाद उस जो है ईंट जो जो क्या बोलते हैं धातु का जो टुकड़ा है जो एक ही बराबर के हैं, इसको हम डालेंगे उसमें। धातु का जो टुकड़ा है वो डूब जाता है जबकि कटोरी जो है वो तैरती रहती है। आप ध्यान से देखो, अगर उसको, तो अगर आपने उसमें पहले कटोरी डाला तो क्या होगा, कटोरी इस तरह से तैरेगी उसमें और ये जो धातु का जो टुकड़ा है वो नीचे ऐसे डूब जाएगा, यानी कि नीचे आकर पड़ा रहेगा। ऐसा क्यों होता है? धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है, यानी कि धातु का जो टुकड़ा है वो जितना जल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है। क्या कहा? धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण वो डूब जाता है। वो डूब जाता है। कटोरी की विशिष्ट आकृति, ठीक है, कटोरी की जो है विशिष्ट आकृति के कारण उसके हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है।
अतः क्या होता है, कटोरी पानी में तैरती रहती है। भार के में जो है धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है। एक और बार, कटोरी की जो है विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी या उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। अतः कटोरी पानी में तैरती रहती है। भार में धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है। ठीक है, तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति व आकार पर निर्भर रहता है। किस पर लगा रहता है? आकृति और आकार पर निर्भर रहता है, चाहे वो एक ही बराबर भार की चीजें क्यों ना हो। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती है। ये हम देख चुके हैं। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, इसीलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। क्या है प्लवन का सिद्धांत बच्चों? क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात सबको? चलिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द्रव का दाब। द्रव का दाब। द्रव का दाब। द्रव का दाब। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा क्रियाकलाप अभी हम करेंगे। ध्यान से देखिए। ये बेटा आपके 11.14 चित्र में दिया हुआ है आपके पुस्तक में। ये देखिए, इस प्रकार का एक चित्र देख रहे हो आप लोग। तो ये क्या है? ये एक कांच की नली है। ये देखो, ये कांच की एक नली है। नली के एक सिरे पर गुब्बारे को धागे से बांधकर रखा हुआ है। नली के एक सिरे को गुब्बारे से धागे से बांधकर रखा हुआ है। नली के ऊपरी सिरे पर पानी डालेंगे हम। ऊपरी सिरे से क्या करेंगे? पानी डालेंगे। अब पानी डालने पर क्या होता है? आपको पता है, इस तरह से नली के द्वारा अगर हम पानी डालेंगे और गुब्बारा यहां पर हमने क्या कर रखा है? बांध रखा है, तो क्या होगा? गुब्बारा फूल जाएगा। पानी की मात्रा बढ़ाने पर, पानी की अगर मात्रा बढ़ाते जाओ, बढ़ाने पर नली में पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूलता है। ये सब आपने देखा ही होगा ना। इस तरह से आप करते हो क्या? ऐसे इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हो क्या? एक ऐसी ट्यूब निकाला, फिर उसके सिरे पर एक गुब्बारा बांधा और नल के नीचे से दिखाते रहो, तो फिर क्या होगा? गुब्बारा, जितना आप पानी डालोगे उस तरह से वो गुब्बारा फूलता जाएगा। तो इससे क्यों होता है बेटा? जल स्तर बढ़ने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। क्या है? जल स्तर बढ़ने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। क्या है? द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। ओके, अब हम देखेंगे क्या द्रव क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है? कैसे? द्रव
क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने एक क्षैतिज टोटी लगा बर्तन लेना है। क्या लेना है, यहां पर देखो क्षैतिज तरह की तरफ को जो है एक टोटी लिया हुआ है, बना हुआ है यहाँ पर, है ना। टोटी का जो मुंह है उसको हमने क्या किया, गुब्बारे से बांध दिया। बर्तन को पानी से भर देना है। हमने क्या करना है, इस बर्तन को पानी से हम भर देंगे। भर दिया। चलिए, अब गुब्बारे की आकृति में कोई प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, हम देख रहे हैं कि गुब्बारा जो है वो फूल रहा है। गुब्बारा फूल रहा है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, कि द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। सीधे सीधे ही नहीं, बल्कि क्षैतिज दिशा में भी ये दाब डालता है। अब जो है, क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है? हमने अभी देखा कि क्षैतिज दिशा में जो है द्रव जो है वो दाब डाल रहा है, तभी तो ये गुब्बारा इस तरह से फूल रहा है, क्योंकि ये क्षैतिज टोटी है और यहाँ पर पानी डाला और हमने देखा कि गुब्बारा फूल गया। तो हमने पता लगा लिया कि जो है द्रव जो है क्षैतिज क्षैतिज दिशा में जो है दाब डालता है। अब हमने देखना है कि क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। चलिए देखें। तो इसके लिए एक और चित्र के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक टिन का डब्बा लिया हुआ है, यहाँ पर टिन का डब्बा लिया है। इसमें समान ऊंचाई पर चारों ओर छिद्र बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो छिद्र बने हुए हैं यहाँ पर, चारों तरफ से यहाँ पर छिद्र डाल रखे हैं। अब क्या करना है, हमने एक नल की सहायता से पानी को इस डब्बे में भरना है। अब आप देखोगे कि पानी जो है, ये जो जितने भी छिद्र चारों तरफ हमने डाले हैं, उन्हीं सभी छिद्रों में से पानी बाहर की तरफ बह रहा है। जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है और जल की धाराएं समान दूरी पर गिरती हैं। ये नहीं कि पास पास गिरे, दूर दूर गिरे, ऐसे नहीं, समान दूरी पर ही ये पानी की धाराएं गिरती हैं। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। अब एक और क्रियाकलाप जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है, उसके माध्यम से हम कुछ और समझेंगे। चलिए, ये देखिए, यहां पर देखो आप, टोटी लगे टिन के 2 डब्बे हमने लेने हैं और टोटियों के मुंह पर गुब्बारे बांध देने हैं हमने, ठीक है। अब दोनों डिब्बों में असमान ऊंचाई तक द्रव को भरना है। इसमें देखो यहां तक भरा हुआ है और यहां पर आप देखोगे कि यही तक जो है द्रव को हमने भरा हुआ है। अब दोनों डिब्बों में लगे गुब्बारों के फूलने का अवलोकन कर सकते हैं हम लोग। हम देखेंगे कि ये जो है ना, ख में लगा जो गुब्बारा है, क में लगे गुब्बारे की तुलना अधिक फूलता है। तो द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। हमने देखा ये गहरा है, पानी या द्रव को हमने यहां तक डाला हुआ है, काफी गहरा है, और ये उतना गहरा नहीं है। तो ये गुब्बारा कम फूलता है और ये गुब्बारा हमने देखा ज्यादा फूल रहा है। तो इसे हमने क्या पता लगाया कि द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, क्या क्या पढ़ा, कि द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज क्षैतिज दिशा में भी क्या डालती है, दाब डालती है।
फिर पढ़ा हमने द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है और द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो ये तो थी द्रव का दाब। इसके बारे में भी हमने कई क्रियाकलापों द्वारा हमने बहुत बातें इसमें पढ़ लिया। तो बेटा इस चैप्टर में बल तथा दाब में हमने बहुत सारी बातें की, बल के बारे में, दाब के बारे में, है ना। तो ये सब बातें आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगले कक्षा में हम एक नए अध्याय को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।